नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 30 करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें आपको बताना है कि आपके इन 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कल की वीडियो के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। कल की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। मैंने 29 नंबर मॉक टेस्ट में आपको केवल और केवल 15 क्वेश्चंस ही करा पाए हैं। इन 15 क्वेश्चंस को कराने की मतलब इन तबीयत की वजह से मैं इन 15 क्वेश्चंस को ही आपको करा पाया हूँ। मैं आपको पीडीएफ भेज चुका हूँ मॉक टेस्ट नंबर 29 की। आप उस 29 नंबर मॉक टेस्ट में से जितने भी 15 से आगे के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करते हैं अपने आज के मॉक टेस्ट की। और आप सभी लोग जानते होंगे ये हमारे लेवल 2 के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। यानी लेवल 2 से हम बात समझते हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर होता है यूपीएसआई का, उससे थोड़े से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस हम इसमें करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे हमने 20 मॉक टेस्ट अपने नॉर्मल जो पीवाईक्यू बेस्ड करे हैं। उसके बाद ये आज हमारा लेवल 2 का 10th नंबर का मॉक टेस्ट रहने वाला है। और वैसे हमारा ये 30th मॉक टेस्ट रहने वाला है। आज के इस मॉक टेस्ट में आपको बताना है आपके 40 में से कितने नंबर बन पाए हैं दोस्तों। उसकी पीडीएफ जो मैंने 29 नंबर जो हमारा मॉक टेस्ट है उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स 247। आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको लगभग यहाँ पे 250 से प्लस लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई दी जाती है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो जीएस का सब्जेक्ट हो चाहे वो पॉलिटी का हो, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कुछ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। और डाउट ग्रुप भी है हमारा, उस डाउट ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। और एक हमारा डेली बेसिस पे जो टारगेट आपको दिया जाता है यूपीएसआई 2025 को ध्यान में रखते हुए, आप उस डाउट ग्रुप उस टारगेट ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। अब बिना किसी वार्तालाप के हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस मॉक टेस्ट नंबर 30 की। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है 196 के कितने गुणनखंड जो 4 से विभाजित हो जाएंगे, हमें ये बताना है। 100 104 के सॉरी 196 के कितने गुणनखंड हैं जो हमारे 4 से विभाजित हो जाएंगे। आप बोलोगे भैया गुणनखंड निकालने तो हमें बताया है आपने, और मैंने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से हम किसी का मल्टीपल हो, किसी से विभाजित हो, ये गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से समझिए। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। आप बोलोगे भैया 196 को आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकता हूँ बोलो। अगर मैं इसको अगर मैं इसको 49 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा। आप बोलोगे यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा 34 सॉरी 4। देखो 4 नम 36 का 6 हो जाएगा, 4 या 12 और 6 हो जाएगा आपका 12 और 3 हो जाएगा 15। 4 नहीं आएगा, 4 आएगा ना, माफी चाहूंगा, ये 3 नहीं 4 आएगा। तो कितना आएगा 49 गुणा 4, 4 नम 36 का 6 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा। यानी इसको मैं आगे फर्दर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ आगे 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ। अब आप सभी लोग जानते होंगे जिसका गुणनखंड हमें चाहिए होता है, जिससे विभाजित होना हुआ चाहिए होता है, उसको हम बाहर ले लेते हैं। यानी हमें ये जो गुणनखंड चाहिए ये 4 से विभाजित हो जानी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 को बाहर लेना पड़ेगा।
4 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 2 की पावर 4 बाहर आ जाएगा और ये 7 की पावर 2 बचेगा। यहाँ से अगर हमें गुणनखंड निकालने होंगे तो कितने आ जाएंगे? आप बोलोगे पावर में एक की एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 3 आ जाएगा। यानी कि हमारे जो गुणनखंड आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे 3। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे पास पूछा गया है कि 196 के कितने गुणनखंड होंगे जो 4 से विभाजित हो जाएंगे। तो 196 को हम 49 गुणा 4 लिख सकते हैं। 49 को हम 7 की पावर 2 और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। हमें बोला गया है कि वो गुणनखंड हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए, यानी कि वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। तो हम 4 बाहर ले लेंगे और अंदर जो हमारे पास बचा वो 7 की पावर 2 बचा। और हमें अगर गुणनखंड निकालने होंगे तो घात में 1 ऐड करके हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 3 आंसर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 2। आपको बताना है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 14, 72 और 84 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल आपके पास 15 प्राप्त होता है। आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो मुझे एक बात ये बताइए। जो शेषफल प्राप्त होना चाहिए वो 15 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। आप बोलोगे ठीक बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? हम ढूंढते हैं कि 9 का मल्टीपल से अगर हमें डिवाइड करना हो तो 9 का मल्टीपल ढूंढो। ये 72 है, ये 9 का मल्टीपल है, इसको हम 9 गुणा क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। यानी ये जो संख्याएं हैं ये कंप्लीटली 9 से विभाजित होनी चाहिए और उसके विभाजित होने के बाद इसमें 15 से स्मरण होना चाहिए। यानी मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि अगर मैं इन संख्याओं में से 15 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो प्राप्त संख्याएं होंगी वो जो 9 से विभाजित हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम करते हैं। देखो 9 क्यों लिया भैया आपने? 9 मैंने इसलिए लिया दोस्तों कि 9 का डिविजिबिलिटी देखना इजी है। आप किसी और संख्या का डिविजिबिलिटी रूल देखोगे तो वो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन 9 का देखना बहुत इजी है। देखो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? आप बोलोगे इसमें से 15 माइनस कर देंगे। अगर इसमें से मैं 15 माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा? अगर मैं इसमें से 15 माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा बोलो? ये आएगा 6 और ये आ जाएगा आपके पास 6, यानी कि 66 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? बाद के दो अंक 66 आ जाएंगे 81 को हटा के, यहाँ पे 66 आ जाएगा। आप मुझे बताएंगे ये क्वेश्चन मेरा क्या, ये संख्या मेरी क्या 9 से डिवाइड है? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि सारी संख्या जो है, सारी संख्याओं का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 6 और 6 कितने होते हैं? 12। 12 का डिजिटल सम तो 2 आता है, 3 आता है। तो ये संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि ये संख्या आंसर नहीं हो सकती। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सॉरी अगले नंबर की मैं बात करता हूँ। देखो अगर मैं इसमें से 15 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया इसमें से 15 माइनस करोगे तो 4 बार 9 और 36 आपके पास आ जाएगा। ये संख्या आपके पास बनी। तो आप मुझे बताएंगे कि ये संख्या मेरी 9 से विभाजित है? बोलेंगे बिल्कुल 9 से विभाजित है। 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा और 6 3 9 कट जाएगा, यानी ये मेरे पास सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको एक संख्या चेक करने से मात्र 2 ऑप्शन को चेक करना पड़ा और आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 3। यदि संख्या 27B 27B 58A4 88 द्वारा पूर्णतः विभाजित है तो a प्लस बी का मान बताना क्या होगा? हमें क्या बताना है? a प्लस बी का, a प्लस बी का मान बताना क्या होगा? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें हमसे न्यूनतम मान पूछा गया है। a प्लस बी का हमसे न्यूनतम मान पूछा गया है कि मिनिमम संख्या बतानी है क्या होगी। अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों, अगर कोई संख्या है मेरे पास, ये संख्या है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास एक संख्या है और ये संख्या मेरी 88 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगी और ये संख्या 11 से भी विभाजित हो जाएगी। भाई कोई संख्या अगर 88 से विभाजित होगी इसका मतलब वो उसके गुणनखंड से भी विभाजित होगी। बात इतनी समझ पा रहे हो?
अब हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी का न्यूनतम मान लेना है। अगर न्यूनतम मान लेना है दोस्तों, तो a की वैल्यू भी न्यूनतम होनी चाहिए, b की वैल्यू भी न्यूनतम होनी चाहिए। तो आप इनकी न्यूनतम वैल्यू के लिए क्या करोगे, देखो हमें पता है कि अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या है कि बाद की तीन संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो मुझे आप बताओ, मैं 8 की जगह क्या ऐसी संख्या रखूं जिससे मेरा ये न्यूनतम संख्या रखनी है, जिससे मेरी ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाए। देखो ये कितना है मेरे पास, 8a4 है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या काम करता हूँ, मैं a की जगह क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। तो क्या ये संख्या मेरी 8 से विभाजित हो जाएगी, संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 804। ये 8 से विभाजित नहीं हो पाएगी। दूसरे अंक में क्या रखता हूँ, दूसरा अंक में रखता हूँ दोस्तों 1। क्या रखता हूँ, दूसरा अंक में रखता हूँ 1। क्या ये संख्या मेरी 8 से विभाजित है, बिल्कुल भी ये संख्या मेरी 8 से विभाजित नहीं है। समझ पा रहे हो बात को। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर सॉरी अगले डिजिट की मैं बात करता हूँ। मैं रखता हूँ यहाँ पे 824, यानी कि a की जगह मैं क्या रखता हूँ, a की जगह मैं 2 रखता हूँ। तो संख्या मेरी क्या बन जाती है, 824 बन जाती है। आप मुझे बताएंगे कि यह संख्या मेरी 8 से विभाजित है, बिल्कुल है। 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी कि 103 बार हमारा ये 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। यानी इस a का मान तो हमने निकाल लिया, a का मान है हमारे पास 2। न्यूनतम वैल्यू a की हमारे पास 2 है। तो अब आप मुझे बताएंगे ये जो संख्या मेरी बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, 27b5824। अब ये मेरे पास ये संख्या बन जाएगी। अब दूसरी बात हमें क्या करनी है, हमें निकालना है 11 का डिविजिबिलिटी। तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या देखते हैं, अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करते हैं और उसमें से अल्टरनेटिव नंबर जो ऐड होते हैं उनको माइनस कर देते हैं। देखो 2 और 8 10, 10 और 4 14 भी हो जाएगा, 14 प्लस बी, और माइनस क्या कर देंगे 7, और ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 2 14। यानी कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे 14 में से 14 चला जाएगा, तो b का मुझे क्या मान रखना चाहिए, जो या तो 0 आए या मेरे पास 11 है। तो या तो आप b की वैल्यू 11 रख सकते हो, या आप b की वैल्यू रख सकते हो 0। क्यों रख सकते हो, देखो 11 तो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास जो नंबर चाहिए वो हमें न्यूनतम नंबर चाहिए, हमें न्यूनतम संख्या चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए। तो हम b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह 0 रखेंगे। यानी अब ये मेरा जो क्वेश्चन बन जाएगा, ये बन जाएगा 27058, और आपके पास आ जाएगा 24। ये संख्या हमारी बन जाएगी। तो इस संख्या बनाने के बाद हमारे पास b की वैल्यू 0 आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप मुझे बताएंगे मेरे पास a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा। आप बोलोगे 2 प्लस के 0, 2 प्लस के 0 का मतलब आ जाएगा 2 आंसर। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और आपको ध्यान से समझ के करना है। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं अपना बोर्ड मास का नेम, BORDMAS। इसका मतलब शायद आपको सभी को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इसका मतलब अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, कि हमें पहले ब्रैकेट ओपन करना है। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों गुणा ही होता है। उसके बाद हमें करनी है डिवाइड, उसके बाद हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, फिर हमें करना है एडिशन, फिर हमें करना है सब्ट्रैक्शन। आप एक अच्छे से समझ गए होंगे बात को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां भी ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को ओपन करना है। देखो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, और इस 5 को फिर ब्रैकेट के बाद डिवाइड आ रहा है, तो इस 5 को मुझे इससे डिवाइड करना है 15 से। 15 को डिवाइड करना है 5 से, तो कितना आएगा, 3 आएगा। बोलो समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। क्या मैं इसकी जगह डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकता, इतनी संख्या की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा दोस्तों। बात आएगी समझ में। अब 3 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा, ये 12 अगर मैं ऐड करूंगा तो इतनी संख्या की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 लिख सकता हूँ। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताएं, 6 में से मुझे माइनस के 15 माइनस करना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे माइनस के 9 लिख सकते हैं भैया। अब माइनस के 9 ये आ गए, और 3 ये आ गए 9 आपके पास। तो 9 माइनस 9 बन जाएगा पूरा। अब 9 माइनस 9 का मतलब होता है आपके पास 0। तो क्या आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 0 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। बोलो समझ में आई बात की नहीं।
क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाह रहा है, ये भी हमें क्या करना है, ये भी सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास का नियम भी इसमें लगाना है आपको। इसमें भी आपको बोर्ड मास का नियम लगा के ही इसको सोल्व करना है। क्या इसको आप कर सकते हो सोल्व? क्या इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, 5 नंबर डाल के आंसर? ठीक है, बता सकते हो, उम्मीद करूंगा आप इसको बता दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होमवर्क के तौर पे आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये बाई है दोस्तों, बाई। एक्स और बाई का लघुत्तम समावर्तक क्या है, 441 है। लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है, एलसीएम। एक्स और बाई का जो एलसीएम है वो कितना है, वो 441 है। उनका महत्तम समावर्तक कितना है, 7 है। यानी कि एचसीएफ क्या है दोस्तों, एचसीएफ है आपके पास 7। आपको बताया गया है कि अगर एक संख्या हमारे पास 49 है तो हमें बताना है कि जो दूसरी संख्या है 22 उसका मान बताना क्या हो। आप सभी लोग एक फॉर्मूला अच्छे से जानते होंगे, क्या फॉर्मूला है? आप सभी लोग जानते होंगे कि संख्या का मल्टीपल जो बराबर होता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। बोलो आपको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? हमें एक्स का मान दिया हुआ है 49, हमें बाई का मान निकालना है दोस्तों, एचसीएफ हमें 7 दिया हुआ है, एलसीएम हमें 441 दिया हुआ है। समझ पा रहे हो बात को? क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा, 7 बार डिवाइड हो जाएगा। क्या ये संख्या मेरी 7 से डिवाइड हो जाएगी? ये भी संख्या आसानी से 7 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी बार जाएगी? 7 छंग 42 और 7 से 21 हो जाएगी। यानी कि जो बाई का मान मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 63। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 63। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। दो संख्याओं का योगफल 1124 है, उनका में से का मतलब होता है दोस्तों एचसीएफ। एचसीएफ 68 है। संख्या के कुल कितने युग्म उपस्थित हो जाएंगे ये बताना है आपको। देखो, दो संख्याएं दी हुई है, मैं मान लेता हूँ दो संख्याएं हमारे पास दी हुई। अब इन दो संख्याओं में से आप क्या करो, आप एक ऐसा नंबर मानो जो आपको एचसीएफ दिया हुआ है। आप मान लीजिए कि एक संख्या मेरे पास क्या है, एक संख्या मेरे पास एचसीएफ गुणा ए है और दूसरी संख्या मेरे पास क्या है, दूसरी संख्या मेरे पास है एचसीएफ गुणा बी। बोलो आप समझ पा रहे हो मैं क्या आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आप, मुझे लगता है आप इसको बात को समझ पा रहे होंगे, मुझे लगता है आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि मेरे पास जो संख्या है पहली वो हो जाएगी 68x। क्या हो जाएगी पहली संख्या, मान लेता हूँ पहली संख्या जो मेरे पास हो जाएगी वो 68x हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 68y। बोलो समझ में आपको बात आ गई कि नहीं? बोलो आपको बात समझ में आ गई? आप अच्छे से ये बात समझ गए होंगे कि एक संख्या हमारे पास हो जाएगी 68x और एक संख्या हो जाएगी 68y। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है, यानी अगर मैं इनका 68 कॉमन ले लेता हूँ, यानी ये बन जाएगा x प्लस के बाई। ये हमें बराबर किसके दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है इसके 1124 के बराबर दिया हुआ है। बात इतनी समझ में आ गई? अब दूसरी संख्या अगर मैं इसके इस तरीके से लिखता हूँ कि x प्लस बाई का मान जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 18। देखो इसको डिवाइड करेंगे 18 बार चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 18 बार चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताएंगे अगर संख्याओं का सम 18 है तो मुझे ऐसी संख्या बतानी है जो इनका युग्म बना दे। देखो पहली संख्या मेरे पास क्या हो सकती है, 17 हो सकती, पहली संख्या 1 हो सकती है और कोमा दूसरी संख्या मेरे पास 17 हो सकती है। एक पेयर तो हमारे पास ये बन सकता है। आप मुझे बताएंगे, देखो मैं आपको पेयर ही बता देता हूँ और उसमें से कौन से पेयर वैलिड है कौन से नहीं है ये भी आपको बताता हूँ। पहली संख्या 1 हो सकती है, दूसरी 17 हो सकती है, 2 हो सकती है, 16 हो सकती है, 3 हो सकती है, 15 हो सकती है, 4 हो सकती है, 14 हो सकती है और ये 5 और 13। ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, 6 कोमा 6 कोमा कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 कोमा 12 हो जाएगा। 7 कोमा कितना हो जाएगा, 7 कोमा 11 हो जाएगा। 8 कोमा कितना हो जाएगा, 8 कोमा 10 हो जाएगा। 9 कोमा 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारी संख्या इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, ये हो जाएगा 11 कोमा आपके पास कितना, 7 हो जाएगा। ये 12 कोमा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 13 कोमा 5 हो जाएगा। 14 कोमा कितना हो जाएगा, 14 कोमा हो जाएगा दोस्तों कितना, 14 कोमा हो जाएगा आपके पास कितना, 4। ठीक है, बात समझ पा रहे हो?
14,4 हो जाएंगे। 15 कोमा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16,2 हो जाएगा। 17,1 और 18, ये 17,1 के बाद कोई संख्या नहीं आएगी। अब इतने सारे पेयर बन गए। आप बोलोगे क्या भैया इतने सारे पेपर इसके आंसर होंगे? नहीं, क्यों नहीं होंगे? देखो, हमें वो संख्या पेयर लेनी है जो आपस में उनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। ठीक है, जिनमें आपस में कोई भी संख्या कॉमन ना हो। अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी तो हमें क्या लेना है, हमें को प्राइम नंबर लेनी है। तो को प्राइम नंबर से क्या मतलब समझते हैं हम, वो संख्या आपस में कॉमन ना हो। इसमें से आपस में 2 कॉमन आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसमें आपस में 3 कॉमन आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसमें आपस में 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें आपस में 2 कॉमन आ जाए 6 कॉमन आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता 2 कॉमन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों। 13,5 ये भी नहीं हो सकता। 14,4 ये भी नहीं हो सकता। 16,3 ये भी नहीं हो सकता। और ये हो जाएगा आपका 16,2 ये भी नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी ना बाहर से आपको आवाज आ सकती है पटाखों की। ठीक है, 17,1 ये आपका हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताएंगे हमें क्या नहीं बताने हैं, हमें इसमें क्या बताने हैं, कितने युग्म उपस्थित हो सकते हैं संतुष्ट कराने के लिए। आप मुझे बताएंगे 11,7 और 7,11 एक ही बात है, तो हम इसमें से एक ले लेंगे कोई ना कोई। तो 1,7 7 हो जाएगा। 5,13 हो जाएगा। और ये आपके पास आ जाएगा 7,11, यानी कि ये हमारे पास 3 पेयर बन जाएंगे। 3 पेयर हमारे पास बन जाएंगे। आप बोलोगे ये क्यों नहीं लिए भैया, ये वैल्यू सेम ही है। इन वैल्यू में हमें कुछ लेना नहीं है, ये वैल्यू हमारी सेम ही है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम? क्वेश्चन नंबर बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए और बी का लघुत्तम समावर्तक 42 है। 5 ए 11 बी का महत्तम समावर्तक क्या है? सॉरी, लघुत्तम समावर्तक क्या है, एलसीएम ये बताना है। हमें बताया गया है कि ए कोमा बी का जो एलसीएम है दोस्तों, वो कितना दिया हुआ है? वो 42 दिया हुआ है। बात इतनी समझ पा रहे हो? हमें बताना है कि 5 a 11 b का जो लघुत्तम समावर्तक है, एलसीएम है, हमें ये बताना क्या होगा। आप मुझे बताएंगे अगर मैं इनका एलसीएम निकालने चलूं तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मुझे लिखना पड़ेगा 5a गुणा 11b, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमारे पास यही लिखने का एक ऑप्शन बच जाता है। तो 11 पंजे 55 लिख सकता हूँ। और 55 गुणा क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। अब मुझे आप बताएंगे ए बी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 42। तो 55 गुणा 42 क्या हो जाएगा? 55 गुणा 42 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? बोलो, 55 दूनी कितने होते हैं? 110 का जीरो आपके पास 11 हो जाएगा कैरी। 55 चौका कितने होते हैं? 220। 220 और 11 कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया 231। तो कितना आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे 2310 आंसर आ जाएगा, 2310। बोलो, समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए? समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए? अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, परसेंटेज का, इलेक्शन का क्वेश्चन है। आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि आप में से करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमें, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है। क्या बोला गया है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। और परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3,080 मतों से बहुमतों से हार जाता है। वैध मतों का बात बतानी, अवैध मतों की प्रतिशत बतानी कितनी होगी। बोलो, क्वेश्चन कैसा है आप मुझे ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझ पाए होंगे तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसने बोला गया है कि एक चुनाव लड़ा गया है, उस चुनाव में एक उम्मीदवार है जिसको 42% मत प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, देखो एक बात समझेंगे।
मैं मान लेता हूं कि एक चुनाव में 100% मत होंगे, 100% मत होंगे। एक जो विनर कैंडिडेट होगा उसको कुछ मत मिले होंगे, एक लूजर जो कैंडिडेट होगा उसको मिले होंगे। इसने बोला कि एक व्यक्ति जिसको 42% मत मिले हैं, वो अपने प्रतिद्वंदी से 1400 अवैध मतों के कारण 3800 मतों से क्या हो गया, 3800 मतों से हार गया। तो मुझे बताओ इसके प्रतिद्वंदी को कितने मत मिले होंगे? आप बोलोगे भैया इसके प्रतिद्वंदी को इसके प्रतिद्वंदी को 58% वोट मिले होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ से, क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे इनके बीच जो अंतर आ रहा है वो कितना अंतर आ रहा है? आप बोलोगे भैया इनके बीच जो अंतर आ रहा है वो 16% का अंतर आ रहा है। आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ से, 16% की संख्या किसके बराबर होगी? आप बोलोगे ये 16% वोटों से हार रहा है। अब 16% वोटों से हार रहा है तो जितने वोटों से हार रहा है उसके बराबर रख देंगे। आप बोलोगे इसके बराबर रख देंगे भैया 3800 के, लेकिन नहीं, उसको 1400 मत अवैध और मिली। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे 1400 मत और ऐड होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि वो भी उसकी हार का कारण था। ये बात आप समझ पाए होंगे अच्छे से। अब मुझे एक बात बताएंगे, 16% की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपके पास 4480। यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी? आप बोलोगे भैया 280 आ जाएगी। बात इतनी समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? बोलो, बात इतनी समझ पाए हो? अब 1% की वैल्यू 280 आ गई, क्या 100% की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ? आसानी से निकाल सकता हूँ। 100% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28,000। बोलो कितनी आ जाएगी? 28,000। हमें बताना है कि जो अवैध मत है, अवैध मत की प्रतिशतता बतानी कितनी है। आप मुझे बताओ अवैध मत कितने हैं? 1400। और 1400 अवैध मत में से टोटल कितना है? टोटल है भैया 28,000, और मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके 100% से। तो क्या आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे भैया यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 5%। क्या आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे 5%। यानी 5% मत जो थे उसके अवैध थे। ठीक है, 5% मत क्या थे? 5% मत उनके अवैध थे दोस्तों। बोलो समझ में बात आई कि 9 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इसको करने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 दिया हुआ है। क्या? देखो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। दो उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए जाते हैं। ठीक है, अवैध पाए जाते हैं। उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त होता है और वह 1620 मतों के से विजय हो जाता है। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या बतानी जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया, यानी कि टोटल मत बताने। क्या आप इसको बता सकते हो आसानी से? बोलोगे भैया हाँ आसानी से इसको बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं ये आपको बता, देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। एक बार इसको ना अच्छे से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपको बोला गया है, आपको क्या बोला गया है? दो उम्मीदवार है, उनमें चुनाव के, देखो देखो हम बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि दो उम्मीदवार ने चुनाव डाला, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। मैं मान लेता हूँ दोस्तों मेरे पास 100 वोट थे, 100, यहाँ पे 100 वोट थे। अब इन्होंने बोला कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो मुझे बताओ बचे कितने होंगे वोट? आप बोलोगे 10% माइनस कर देंगे इसमें से, हमारे पास जो बचे होंगे वो 90% बचे होंगे, यानी कि 90 बचे होंगे। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या करा? अपना वोट डाला। ठीक है, डाला, वोट डाला इन्होंने। दूसरी बात क्या दी हुई है इसमें? दूसरी बात दी हुई है दिए गए मतों में से 10% अवैध है। तो मुझे बताओ अगर इसमें से 10% अवैध होंगे दोस्तों, तो इसमें से -10% कर देंगे, यानी जो हमारे पास बचेगा वो 81 वोट बचेंगे, जो हमारे पास बचेंगे वैलिड वोट। समझ पा रहे हो बात को? अब विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया और
1620 मतों से क्या हो गया, हार गया। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे एक विनर कैंडिडेट होगा और एक लूजर कैंडिडेट होगा। विनर कैंडिडेट ने क्या कितने अंक प्राप्त किए, कितने वोट प्राप्त किए, और लूजर ने कितने प्राप्त किए, मुझे ये बताएंगे आप। विनर ने 54% प्राप्त किए, तो लूजर ने बाकी प्राप्त किए होंगे, यानी कि 46% प्राप्त किए होंगे। आप मुझे बताएंगे ये कितने प्रतिशत से हार गया या कितने प्रतिशत से जीत गया। यहाँ पे आप बोलोगे भैया ये जीत गया हमारा 8% से, यानी 8% से क्या हो गया, जीत गया। तो इस 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1620 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। 1620 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, मतदाताओं ने हमें बताना है, हमें 81 यूनिट की मान बताना, 81 यानी कि जो वैध मत है। अब 81 यूनिट की वैल्यू बताऊंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप मुझे बताएंगे, देखो ध्यान से समझेंगे एक बार यहाँ से। इन 81 का ही मुझे क्या बताना है, 81 का ही 8%, ध्यान से समझेंगे, 81 का 8%। तो इन 81 का 8% मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास 81 का 8% हो जाएगा 1620। समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से कट जाएगा, ये 81 से कितनी बार कट जाएगा, आप बोलोगे भैया ये कितनी बार, आपके पास 2 बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो आपके पास 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8 यूनिट का मान आ जाएगा भैया 200, 2000। 20 बार कटेगा ना, 2000 आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात। अब मुझे 100 यूनिट का मान निकालना, 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2000/8 गुणा 100, 2000/8 गुणा 100 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे भैया आंसर जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 25,000। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25,000। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजन पर खर्च किया, शेष 40% अपने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। उन सभी खर्च के बाद उसके पास इतने रुपए राशि शेष बचती है। भवानी मासिक आय बतानी कितनी है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 है। एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो कितना है, वो 65,000 है। ठीक है दोस्तों, 65,000। ग्राहक को 2,000 रुपए की नगद छूट मिलती है और एक एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% से 15% की छूट का दावा किया जाता है। वॉशिंग मशीन की न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताना कितना होगा। आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ से, जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे 65,000 की वॉशिंग मशीन थी हमारे पास, इस 65,000 में उसको 2,000 की नगद छूट दे दी गई। अब अगर 2,000 की नगद छूट दे दी गई, ठीक है बात समझ पा रहे हो। अब आप मुझे बताएंगे इसमें या तो 10% की और एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है या 15% की छूट मिल सकती है। तो आप मुझे बताएंगे इनके बीच अंतर कितना हो सकता है। इनके बीच अंतर हो जाएगा भैया 15% और माइनस के 10% का। बोलो हमें तो क्या निकालना, हमें न्यूनतम और अधिकतम का अंतर निकालना। ये जो मेरे पास 63,000 रुपए निकल के आएंगे, अब इसको या तो वो 15% की छूट के बाद बेच सकता है या तो वो 10% की छूट के बाद बेच सकता है। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट ही 5% की छूट 5% निकाल दूं तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया अगर डायरेक्ट 5% निकालेंगे तो हमारे पास 3150 आएगा। और यही 3150 है उनके अधिकतम और न्यूनतम का अंतर। समझ पा रहे हो बात को, यही उसका अंतर है। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति ने 3,000 प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर और दूसरे साइकिल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो जाए। दोनों साइकिल कितने रुपए में खरीदी, उसने 3,000 रुपए में खरीदी। तो आप मुझे बताइए 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ का क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों, 20% के लाभ का मतलब हो जाएगा भैया कितना,
10% का लाभ और उसके दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचना चाहिए, ताकि कुल मिलाकर 10% का कितना 20% का लाभ हो जाए। देखो आप इसको समझो ध्यान से। मैं इसका सीपी अगर मान के चलूँ, सीपी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 3000 की पहली साइकिल थी और 3000 की दूसरी साइकिल थी। 3000 की पहली साइकिल और 3000 की दूसरी साइकिल आपके पास थी, तो आपके पास जो टोटल सीपी आ जाएगा वो 6000 आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात की नहीं? 6000 आ जाएगा। आपको इस पे टोटल 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 120/100 की वैल्यू चाहिए। तो 12×72, यानी कि आपके पास जो बेचना है आपको सामान, वो कितने में बेचना है, वो बेचना है 7200 में। मतलब आपका कंप्लीट सेलिंग प्राइस 7200 होना चाहिए। आप मुझे बताएंगे एक साइकिल पे 10% का लाभ कमाता है, यानी कि वो 3000 रुपए की साइकिल को 10% के लाभ पे बेचता है, तो इसके बाद इसने कितने रुपए में बेचा होगा? आप बोलोगे भैया 3300 में बेचा होगा। बोलो समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? 3300 में यहाँ पे बेचा होगा। अब 3300 रुपए तो यहाँ पे हमारे कवर हो गए बेचने के बाद। आप मुझे बताएंगे इसका अंतर कितना आ रहा है? अंतर जो इसका आएगा, 12 में से 9 बचेंगे और ये कितना बचेंगे, 6 बचेंगे, यानी कि 3900 रुपए की दूसरी साइकिल हमें बेचनी पड़ेगी। अगर दूसरी साइकिल 3900 रुपए में बेचते हैं, अगर दूसरी साइकिल किस में बेचते हैं दोस्तों, अगर दूसरी साइकिल हम 3900 रुपए में बेचते हैं, क्या करते हैं, दूसरी साइकिल अगर 3900 रुपए में बेचते हैं, तो कितने रुपए का फायदा हो जाएगा हमारे पास, 900 रुपए का फायदा हो जाएगा। और किस पे हो जाएगा, आप बोलोगे 3000 पे हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 100%। तो क्या आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 30 या 90, यानी कि 30% आंसर आ जाएगा। 30%, 30% पे बेचनी पड़ेगी दूसरी वस्तु, ठीक है। 30% पे दूसरी वस्तु हमें बेचनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा टोटल 20%। क्वेश्चन नंबर 14 आप इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से एक बार इसको समझने की कोशिश करें। आपको बोला गया है दोस्तों, एक व्यक्ति आपको बोला गया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर लेने के बाद खरीदा। उस व्यक्ति ने इसे 30% के लाभ पर 427.70 रुपए में बेच दिया। आपको बताना है कि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। आपको क्या बताना है, आपको बताना है अंकित मूल्य क्या होगा आपका, ठीक है। अंकित मूल्य बताना क्या होगा। देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अपने उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचा, ठीक है। 30% की छूट लेने के बाद खरीदा, सॉरी 30% की छूट लेने के बाद खरीदा। उस व्यक्ति ने इसे 30% के लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया। आपको बताना है उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। क्या बताना है आपको, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा ये बताना है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते आसानी से? आप बोलोगे भैया आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ध्यान से एक बार इसको समझने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे। देखो आप मुझे बताएंगे, मैं मान लेता हूँ दोस्तों जो इसके पास सेलिंग प्राइस था, सॉरी इसके पास जो मार्केट प्राइस था, इसके पास मार्केट प्राइस था वो था मान लीजिए 100, ठीक है। 100 ए मानो, 100 ए क्या मानो, 100 एक्स मानो। इसका जो मार्केट प्राइस था वो 100 एक्स था। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आप मुझे बताएंगे इस पर 10% का छूट, 30% की डिस्काउंट मिल रहा है। 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। 30% के डिस्काउंट के बाद ये मुझे कितने रुपए की मिल जाएगी? आप बोलोगे 70 एक्स की मिल जाएगी। अब 70 एक्स की तो मैंने ये खरीदी। अब अगर 70 एक्स की खरीदने के बाद मैंने इस पे 30% का लाभ कमाया, 30% का लाभ कमाया, यानी कि 70 एक्स की थी, मुझे 130/100 रुपए में बेचना है इसको। बोलो कितने रुपए में बेच पाऊंगा? आप बोलोगे भैया यहाँ जो बेच पाओगे आप इसको, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 13 इसका इसकी वैल्यू भी तो दी हुई है हमें, हमें बेचने के बाद कितने रुपए में बेची जाती है, ये इतने रुपए में बेची जाती है, 427.7। तो 13 सत्ते कितने होते हैं,
आप बोलोगे 391 होते हैं। तो यहाँ पे x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 427.7 तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 4.7 आ जाएगी, 4.7। अब अगर x की वैल्यू 4.7 आ गई तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 470 आ जाएगी। तो यानी हमारे पास मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 470। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है, 7200 है। इसे x प्रतिशत प्रति एक की 2 क्रमागत छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। x का मान बता रहा है, क्या आप इसको आसानी से नहीं बता सकते, बहुत आसानी से बता सकते हो। 2 क्रमागत छूट है, सक्सेसिव लगा के इसका आंसर आया, ठीक है। इसका होमवर्क के तौर पर आप इसको कर सकते हो 15 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, और 16 नंबर क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से सुनो। 16 नंबर क्वेश्चन की बात, एक विक्रय मूल्य एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन बताना है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। आपको बताना है कि अगर एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, कितने प्रतिशत की छूट देता है, आप बोलोगे 25% की छूट देता है, और 25% की छूट देने के बाद, कितने प्रतिशत की छूट देने के बाद, 25% की छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होता है। बोलो 25% की छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि लाभ परिवर्तित ना आए। ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार ध्यान से समझेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ आपके पास सीपी है, और ये मान लेता हूँ मैं आपके पास एमपी। बात इतनी समझ में आ गई आपको। आप मुझे बताएंगे अगर मैं इस पे मान लीजिए 100, ये 100 रुपए की वस्तु है, और इसको D% का मैं क्या करता हूँ, डिस्काउंट इसमें से निकाल देता हूँ। D% इसको डिस्काउंट में निकाल देता हूँ, D%। बोलो समझ में आ गई बात। अब इसका जो रेशियो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा रेशियो जो हो जाएगा। अच्छा एक बात समझेंगे ध्यान से, ये जो मेरे पास हो जाएगा ये किसके किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 रुपए पर P% के लाभ के बराबर, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। आप यहाँ से डी की वैल्यू रखो और पी की वैल्यू रखो। देखो आप यहाँ डी की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 25% माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलोगे 75 बचेगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे आप P% ऐड कर दोगे यानी कि 20% लाभ ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 120 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 15 पंजे 75, 15 से डिवाइड करेंगे 8, यानी इसके एमपी और सीपी का जो रेशियो आ जाएगा वो 5:8 आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा, है ना, 5:8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला कि इसके जो सीपी है उसको 20% अगर बढ़ा दिया जाए, अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात, तो 20% बढ़ाने के बाद एमपी कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, नो प्रॉफिट नो गेन वाली, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन होनी चाहिए। अगर हमने गेन इसका 20% करा, 20% इसको बढ़ाया, तो प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका सीपी जो हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर इसका 6 हो जाएगा। बात इतनी समझ पा रहे हो। अब सीपी क्या होना चाहिए, हमारा सीपी जो हमारा होना चाहिए वो क्या कितना होना चाहिए, आप बोलोगे उसके 20% के बढ़ाने के बाद, 20% के लाभ के बाद होना चाहिए ना। देखो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका जो सीपी होना चाहिए वो होना चाहिए 6 गुना इसके 120% के लाभ होने के बाद होना चाहिए, यानी कि 6/5, या मैं कह सकता हूँ 120/5।
120/100 हो जाएगा। ये इसको बराबर लिख सकते हैं कितना, 36/5। ये इसका होना चाहिए दोस्तों एसपी। भाई एसपी क्यों होना चाहिए, क्योंकि 20% का लाभ भी तो हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, डिस्काउंट मुझे क्या दे रहा है। अब जो इनका रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा एसपी और सीपी का रेशियो बन जाएगा 36/5, और एमपी का रेशियो बन जाएगा कितना, 8 बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो नो रेशियो मेरे पास 10 आ जाएगा, नो रेशियो। तो मुझे कितने परसेंट की छूट देनी पड़ेगी, आप बोलोगे 10-1 की छूट देनी पड़ेगी, और बटे किस पे, 10 पे देनी पड़ेगी, क्योंकि एमपी हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये एसपी है और ये एमपी है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यह एसपी हो जाएगा और ये हमारे पास एमपी हो जाएगा। तो 10% की हमें 1 रुपए की छूट देनी है, किस पे, एमपी पे देनी है। तो कितने परसेंट की छूट देनी पड़ेगी, परसेंटेज में आप इसको निकाल दोगे कितने आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10%। आप इसको आसानी से इसको समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा समझ। ये आपको समझ में आ गया, सीपी में 10% इसमें छूट देने के बाद 20% का लाभ। तो एमपी और एसपी का मैंने रेशियो निकाल दिया, सीपी और एमपी का 6:8 आ गया। बोला कि यदि वस्तु को लागत मूल्य के 20% की वृद्धि कर दी जाए, अगर लागत मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी। लागत मूल्य में अगर 20% की वृद्धि की तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लागत मूल्य में 20% की वृद्धि करो। भाई लागत मूल्य क्या है, 6 है। अब इसके लागत मूल्य में 20% की वृद्धि के मतलब क्या हो जाएगा, वो एसपी हो जाएगा इसका। अब वृद्धि करने के बाद हमने इसकी वृद्धि करी तो एसपी इसका आ जाएगा 36.36/5। ये बात आप समझ पाए होंगे। 36/5 इसका क्या आ जाएगा, एसपी आपके पास, सॉरी एसपी आ जाएगा। अब एसपी और एमपी का रेशियो कितना है, एसपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा 9:10। अब 9:10 आने के बाद दोस्तों हमें इसका डिस्काउंट निकालना है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अच्छा लग सकता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है। दो बराबर धनराशियां क्रम से 8% और 4% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक एक ही समय पर उधार दी जाती है। पहली राशि धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, और प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाला जो धनराशि प्राप्त होने वाली है वो 14,500 है। उसमें से आपको प्रत्येक धनराशि बतानी कितनी हो, आपको क्या बताना है, आपको प्रत्येक धनराशि बतानी है दोस्तों कितनी है। ठीक है, बोलो समझ आए बात को, नहीं आप इस बात को समझ पाए कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप ये बात समझ पाए क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है तो आसानी से आप इसको कर पाओगे। देखो एक बात मुझे बताएंगे यहाँ से, ठीक है, दो धनराशि है। पहली मैं मान लेता हूँ दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों बराबर धनराशि है। पहली मैं मान लेता हूँ पी, पहली मान लेता हूँ पी और दूसरी भी मैं मान लेता हूँ पी। पहली धनराशि को 8% के ब्याज दर पर मान लीजिए टी समय के लिए दिया गया है, और बटे 100 हो जाएगा, ये इसका ब्याज आ जाएगा। और ये बराबर किसके है, ये बराबर हो जाएगा आपको दूसरी जो धनराशि दी हुई है 4 साल के लिए और T+2 वर्ष के लिए दी हुई है, बटे 100 हो जाएगा। बोलो बात इतनी समझ में आए कि नहीं समझ पाए। यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास 8t, और बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4t+8 आ जाएगा। यानी यहाँ से जो टी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप। यहाँ से जो टी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 आपके पास। बोलो टी 4 आ जाएगा आपके पास, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू अगर आपके पास 4 आ गई। अब यहाँ से आपको बताया क्या गया, देखो ध्यान से समझो। 4 आएगी, ये कितना बचेगा, 4 में 2 आएगी ना, माफी चाहूंगा दोस्तों, 2 आएगी, ये 2 आएगी ना। ये 4x से 4 टी इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 4t बचेगा, 4 2 आ जाएगी, यानी कि टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि धनराशि हर केस में कितनी, 14,500 मिलती है। तो 14,500 धनराशि कब मिलेगी, जब आपके पास ब्याज होगा। आपके पास ब्याज कितना होगा, मान लीजिए मैं पहली संख्या पे ही ब्याज लगा रहा हूँ, और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी मान लीजिए पी। अब आप इसको सोल्व करो, आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 8 दूनी 16, 16 और 100 116 टी। बोलो 116 पी हो जाएगा, 116 पी। यहाँ से आपके पास पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और पी की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास
12,500, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 12,500। समझ पाए बात को, नहीं समझ पाए? बी आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखो, एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 8,928 रुपये हो जाती है, 3.5 वर्ष में 10,224 रुपये हो जाती है। देखो, 2 साल में कितनी हो रही है? 2 साल में हो रही है भैया कितनी? 8,928 रुपये। और 3.5 साल में यानी कि 3.5 ईयर में कितनी हो रही है? आप बोलोगे ये हो रही है 10,224 रुपये। आप इसका अंतर निकाल लीजिए। आप इसका अंतर निकालोगे, देखो 14 में से 6 बचेंगे, यहाँ 11 में से 2 जाएंगे, 9 बचेंगे, यहाँ पे आपके पास 11 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, और ये बचेगा आपके पास 1। यानी मैं कह सकता हूँ 1.5 ईयर में जो मुझे एसआई मिला, ब्याज मिला, वो इतना है। बोलो समझ पाए बात को, नहीं समझ पाए? अब आप मुझे बताएंगे उसका वार्षिक ब्याज दर बताना कितना होगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? 2 साल का ब्याज निकालना है। आप मुझे बताओ बाई की वैल्यू जो अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, 1.5 मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 2 से, ये आ जाएगा। 5 से इसको काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 3 से इसको काटूंगा कितनी बार? 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। यानी कि जो 2 साल का मेरे पास ब्याज मिला, बाई की जो मेरे पास वैल्यू मिली, ये 2 साल का ब्याज है। माफी चाहूंगा, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? ये 2 साल का ब्याज मेरे पास जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे भैया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2, और 4 चौक 16, 16 और एक कितना? 16 और एक कितना हो जाएगा? 16 और एक हो जाएगा 17। यानी मैं कह सकता हूँ 17,28 रुपये मेरे पास ब्याज मिला 2 साल का। अब 2 साल में अमाउंट कितनी हो जाती है? 2 साल में अमाउंट हो जाती है 9,928 रुपये। इसमें से अगर मैं ब्याज घटा देता हूँ तो प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? आप बोलोगे 0, 0, 2, और ये कितना हो जाएगा? आपके पास 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7200 क्या थी? प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपको ब्याज दर बतानी है, कैसे निकालोगे? ब्याज दर 2 साल का ऐसा ही लगा दो, ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा? PRT/100। अब अगर 2 साल की बात हो रही है तो क्या करेंगे? 2 साल का लगाएंगे। भाई 2 साल का ब्याज कितना है? 2 साल का ब्याज है 17,1728, बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 2 साल, मल्टीप्लाई R/100 चाहिए हमें। जब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 से कितनी बार कट जाएगा? आप बोलोगे 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 2 चौक 28 हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कितनी बार कटेगा। देखो, ये हो जाएगा 72 ही कम 72, बचेगा कितना यहाँ से हमारे पास? 14 बचेगा, और 72 दूनी 144 होती है। यानी जो आर हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 12%। बोलो समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए? आर हमारे पास आ जाएगा 12%। सी की वैल्यू हमारे पास 12 है, सी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है तो एक राशि किसी निश्चित वर्ष में, जब ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है तो एक राशि किसी निश्चित वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 7,562 हो जाती है, और 5 वर्ष में 8,469.44 हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, 69 इतना हो जाता है। ठीक है, यदि समान ब्याज दर पर 10,000 का ऋण 2 वर्ष के लिए लिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन इसको मैं आपको बताता हूँ 2 तरीके से, क्या मैं इसको शॉर्टकट मेथड से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से समझो। देखो दोस्तों, आप मुझे बताएंगे ये 4 वर्ष में मेरे पास कितनी राशि हो रही है? 7562। और 5 वर्ष में मेरे पास राशि हो रही है 8,404, इतनी हो रही है। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे एक ही साल का अंतर है, तो एक साल के अंतर का जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 907.44 आ जाएगा। क्या यहाँ से रेट नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 907.44 और बटे कितना आ जाएगा? कितने के हिसाब से लगा ब्याज?
भाई इसके हिसाब से ब्याज ही तो लगा होगा 1 साल का, तभी तो इतनी पहुंची होगी। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा जब इसको आप डिवाइड करोगे, ब्याज आ जाएगा आपके पास इसका, ठीक है, 12% आ जाएगा, 12%। आर की वैल्यू 12% आ जाएगी। आप मुझे सीआई बता दीजिए बस। भाई 12% ब्याज दर आ गई, 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल का 12% कैसे निकालेंगे? 12 × 12 + 12 = 144, यानी कि 1.44 बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 25.44%। 25.44% का क्या मतलब हो जाएगा? अब हमें 10,000 का 25.44% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा भाई? आपके पास आ जाएगा 2544। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8100 है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए समान राशि पर समान अवधि के लिए 15 वर्ष के लिए की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कितना होगा? आप आसानी से बता सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21। एक कक्षा में 25 लड़कियों की औसत आयु 11.2 वर्ष है और शेष 15 लड़कियों की औसत आयु कितनी 10 वर्ष है। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत आयु कितनी है? बता सकते हो? बोलो भैया बता सकते हो आराम से। एक कक्षा में 25 लड़कियों की औसत आयु कितनी है ये, और शेष 15 आयु कितनी है? ठीक है, 25 लड़कियों की जो औसत आयु है वो कितनी है? आप बोलोगे 11.2 है। टोटल कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 का 5, 50 का 0 हासिल लगे आपके पास 5, और 25 ही क्रम 25 और 5 0 30 हो जाएगा। 25 क्रम 25 और 3 हो जाएगा 28, यानी कि 280 आ जाएगा। समझ पाए बात को? शेष 15 लड़कियों की जो औसत आयु वो 10 है, तो कितनी है? 15 × 10। बोलो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 15 × 10 150 आ जाएगा। आप इसको ऐड करो 0 3 और 4, और डिवाइड कर दो किससे? 15 और 25 40 लड़कियां, 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 × 4 और 4 7 28, यानी कि 10.7 आ जाएगा। 10.75, यानी कि आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो ध्यान से समझो। ए बी सी के वेतन 3/2 अनुपात 6/5 अनुपात 4/3 के अनुपात में है। ए और बी का वेतन मिलाकर 40,050 है। ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना। आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ से, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 6/5 हो जाएगा, ठीक है, ये 4/3 हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है 30। 30 एलसीएम लेंगे, 30 से सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 30 की मल्टीप्लाई 15 से 45 हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। यानी अब जो इनका रेशियो आ जाएगा वेतन का वो इतना आ जाएगा। आपको बताया गया है कि ए और बी का जो वेतन है मिलाकर इतना है टोटल। ए और बी का अगर मैं वेतन मिला दूं तो कितना आएगा 1, और ये हो जाएगा 8। 81 बराबर कितना आ जाएगा? 81 बराबर आ जाएगा 40,500। ठीक है, आपको बताना है ए और ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है आपको। आप यहाँ से क्या निकालो? 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। ये 5 बार कट जाएगा इससे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ जाएगी। बात आगे समझ में कि नहीं आई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ जाएगी। अब ए का वेतन बी के वेतन से ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना। देखो ये 45 है और ये हो जाएगा हमारे पास 40। या तो आप इनके रेशियो से परसेंटेज निकाल दो, या इनकी मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल दो। हम क्या करेंगे? हम इनकी मल्टी रेशियो से परसेंटेज निकालेंगे। ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? आप मुझे बताओ कितना अधिक है? आप बोलोगे 5 अधिक है। किससे? सी से। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 100%, तो कितना आ जाएगा? 12.5% आ जाएगा।
हमें ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम अगर ये रेशियो निकाल पा रहे हैं तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। डी आंसर आ जाएगा। अगर हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 की। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने कुल पूंजी का 33 से ही 1/3 निवेश किया। बी ने 33 से ही 1/3 निवेश किया, सो शेष पूंजी में और शेष का सी ने निवेश किया। आपको बताना है, यदि ए एक वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है उनका 20,250 रुपए है, तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है ये बताना है। मैं मान लेता हूँ जो पूंजी थी हमारे पास वो 9 थी, ठीक है, 9 यूनिट। अब जो उसमें से ए ने निवेश किया होगा वो 1/3 निवेश किया होगा, यानी कि 3 निवेश किया होगा, जो ए का आ गया होगा निवेश। अब आप मुझे बताएंगे 9 में से 3 निवेश ए ने कर दिया तो बचा कितना शेष बी। बी ने भी शेष का कितना निवेश किया 1/3, यानी कि शेष का 1/3 निवेश किया, तो बी ने कितना निवेश किया होगा 2 निवेश किया होगा। अब आप मुझे बताएंगे जो सी ने निवेश किया होगा वो कितना निवेश किया होगा, बचा कितना 4 बचा होगा, शेष तो 4 बचा, यानी कि सी ने 4 निवेश किया। अब इनका जो निवेश है उसका जो यूनिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो उनका अनुपात आ जाएगा 3:2:4। आप मुझे एक बात बताएंगे, ये कितना है ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। जो इनका निवेश होगा उसी रेशियो में इनको लाभ मिला होगा, यानी मैं कह सकता हूँ 9 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 9 यूनिट बराबर हो जाएगा दोस्तों 20,250 के। यहाँ से हमें सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है ये बताना। सी का लाभ बी के लाभ से 2 यूनिट अधिक है, तो आपको 2 यूनिट के मान बताना है कितना होगा। अगर मैं 2 यूनिट का मान बताने चाहूंगा तो 9 से इसको डिवाइड करूंगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, बचा 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 22 44 और 2 25 45, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 4500। तो हमारे पास जो बी के पास अधिक लाभ है बी से सी से वो कितना है, वो है दोस्तों 4500 रुपये। आपको बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। एक ए बी सी है, ए बी सी, ए और बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार है। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है, लाभ में 1/7 भाग का दावा करता है। बी जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए निवेश की गई है, लाभ में 1/5 भाग का दावा करता है। सी ने 9 महीने के लिए 4600 का निवेश किया। ए ने कितनी पूंजी निवेश की होगी ये आपको बताना है, ठीक है। आप इसको आसानी से बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे बोलो। इस क्वेश्चन को अगर आप आसानी से बता पाओ तो ये हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखो ध्यान से समझिए। इसमें बोला गया है, इसमें इनका लाभ का क्या दिया हुआ है, लाभ का पर जो इन्होंने लाभ का दावा किया वो बताया हुआ है। बोलो समझ में आई बात की नहीं। आप मुझे एक बात ये बताओ, आप मुझे एक बात ये बताओ, इनका जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। टाइम तो इनका परफेक्ट दिया हुआ है ना, जो इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया ए ने जो निवेश किया होगा वो निवेश किया 5 महीने के लिए, बी ने जो निवेश किया वो कितने निवेश किया, उसने किया 7 महीने के लिए, सी ने जो निवेश किया वो 9 महीने के लिए निवेश किया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा आप मुझे प्रॉफिट और बताइएगा इसका। अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करता हूँ, किसके प्रॉफिट की अगर मैं इसकी बात करता हूँ, प्रॉफिट कितना हो जाएगा। आप बोलोगे प्रॉफिट जो भैया इनका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। ए जो दावा करता है वो प्रॉफिट 1/7 दावा करता है, बी जो दावा करता है वो 1/5 दावा करता है। अभी इन दो का ही दिया हुआ है, लेकिन एक चीज आपको बताओ मुझे, इसमें कैपिटल जो निवेश किया गया है, जो कैपिटल इन्होंने निवेश की उसका रेशियो क्या दिया हुआ है। उसका रेशियो हमें ए का रेशियो नहीं पता कुछ भी, बी का रेशियो हमें नहीं पता, लेकिन सी का मान हमें पता है। सी को हमें कितना दिया हुआ है, सी का हमें कितना दिया हुआ है, सी का हमें दिया हुआ है दोस्तों 46। अब बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं। 4600 हमें दिया हुआ है, सी ने 4600 रुपये निवेश की। सी ने कितने रुपए निवेश किए, सी ने 4600 रुपये निवेश किए, हमें ये आसानी से बताया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ इनका 35 यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा, 35 यूनिट क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। और आप मुझे बताएंगे 35 यूनिट अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
आप बोलोगे भैया ए का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे 5 लिख दूंगा मैं। और बी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 7 हो जाएगा। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है, बचा हुआ जो प्रॉफिट आपके पास 23 यूनिट आएगा, वो किसका आएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा सी का। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, 23 यूनिट प्रॉफिट सी का हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे जो कैपिटल होती है उसका कैपिटल का जो रेशियो होता है वो टाइम और अपॉन कितना होता है, प्रॉफिट होता है। तो आप मुझे बताएंगे अगर मैं ए के कैपिटल की बात करता हूँ तो कितना आएगा, उसने जो टाइम लिया वो 5 महीने लिया, और उसने जो कैपिटल दिया वो भी, जो उसने जो लाभ दिया वो कितना दिया, वो प्रॉफिट भी उसने 5 यूनिट दिया। यानी कि सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, माफी चाहूंगा दोस्तों, कि प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। आप लोग समझ पा रहे हो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये आप आसानी से समझ पाओगे। ये प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। तो प्रॉफिट भी 5 है और टाइम भी 5 है, तो यानी कि उसका निवेश जो होगा वो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, उसका निवेश 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से समझेंगे भाई, 23 यूनिट क्या है, उसका लाभ दिया हुआ है, किसका, ये सी का लाभ दिया हुआ है। और जो लाभ होता है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, यहाँ पे प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइम की मल्टीप्लाई कैपिटल में करनी पड़ेगी। तो अगर मैं टाइम की मल्टीप्लाई, इस टाइम की मल्टीप्लाई इसके कैपिटल में कर दूं तो प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा। यानी कि मेरे पास 23 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे भैया 4600 और मल्टीप्लाई 9 आ जाएगी। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1800 आ जाएगा, 1800। समझ का, बात को नहीं समझ पाए, 1 यूनिट का मान 2800 आ जाएगा, यानी कि ए के बराबर जो निवेश की गई पूंजी है वो 2800। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का था, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको बहुत इजी से समझाने। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी से आपको मैंने समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहे हैं, 3 व्यक्ति ए बी सी वाले समूह का औसत कितना है, 70 किलोग्राम। जब इस समूह में डी शामिल होता है तो औसत कितना हो जाता है, 60 ग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है, ए का स्थान ले लेता है। और अब बी सी डी और ई का औसत वजन क्या है, 59 है। तो ए बी और सी, सॉरी ए डी और ई का औसत वजन ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन, बोलो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको अगर कर पाओ तो मेरी तरफ से चॉकलेट। ठीक है, आप अगर इसको क्वेश्चन को कर पाओ, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना जरूर, मैं आपको चॉकलेट दूंगा। ठीक है दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी खराब है, उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को कोऑपरेट करेंगे। आपको बोला गया है 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है दोस्तों और सी है। इनका जो औसत है वो 70 है। तो अगर मैं इनका सम निकालना चाहूँ तो 70 गुणा 3 हो जाएगा, यानी अगर मैं इनका सम बताना चाहूँ तो 210 हो जाएगा। बोलो समझ पाए बात के लिए। आपको बोला गया है कि जब इसमें डी ऐड हो जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐड हो जाता है, तो वजन कितना हो जाता है, 60 किलोग्राम औसत हो जाता है। तो 60 गुणा कितना हो जाएगा, 60 गुणा 3 4 हो जाएगा। अब कितना टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 240। समझ गए कि नहीं समझ गए। क्या यहाँ से मैं डी का मान निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से मैं डी का मान निकाल सकता हूँ। कैसे, इसको माइनस कर दो, 30 आ जाएगा मेरे पास डी का मान। अच्छा, ई का मान इसने बताया हुआ है, ई बराबर क्या है, डी से 5 अधिक है। ई का वजन डी से 5 अधिक है, तो ई का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। बोलो समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ए का स्थान ले लेता है कौन, डी ए का स्थान ले लेता है, सॉरी ई। और अब जो इनका वजन हो जाता है वो 59 किलोग्राम हो जाता है। अगर मैं इनके वजन की औसत की बात करता हूँ, यानी कि बी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा और प्लस ई हो जाएगा। अब जो इनका औसत वजन आ जाएगा 59 आ जाएगा, 59 गुना 4 लिख सकता हूँ, यानी टोटल 236 लिख दूंगा। ये बात आपको समझ में आ गई, बोलो समझ में आ गई कि नहीं आई। अब हमें जो बताना है दोस्तों, यहाँ से क्या मैं ए का मान बता सकता हूँ, बोलो बी का मान बता सकता हूँ, आसानी से बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, देखो आसानी से बता सकता हूँ। अगर मैं इसमें ई का मान ऐड कर देता हूँ, देखो डी और ई का मान अगर मैं इससे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, डी और ई का मान ऐड करूँ इसमें, डी और ई का मान कितना है,
30 प्लस कितना है, 30 प्लस 35 है, बोलो। ये हो जाएगा आपके पास बी प्लस सी बराबर, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 30 प्लस में 65 माइनस कर दूंगा, तो 236 माइनस के 65 हो जाएगा। बोलो कितना आएगा, आप बोलोगे एक आएगा और 13 में से 7 बचेगा, 171 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू 171 है और इसके टोटल की वैल्यू 210 है, क्या यहाँ से मैं ए का मान निकाल सकता हूँ? आसानी से मैं इसका ए का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से ए का मान आसानी से क्या कर सकता हूँ दोस्तों, ए का मान आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ए का मान हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा भैया 210 और माइनस के 171, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इसका मान आ जाएगा भैया कितना, इसका मान आ जाएगा 39। ठीक है, अब ए का मान 39 आ गया, हमसे पूछा क्या है, ए ई और डी का औसत, हमें तीनों का मान आ गया। कैसे, देखो ए प्लस डी और प्लस ई बटे 3 हमें बताना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 प्लस 30 प्लस 35 बटे कितना हो जाएगा 4, 3 सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों 104/3। 104/3 का मतलब हो जाएगा आपके पास 34.6, यानी कि लगभग 35 के आसपास, निकटतम बताना तो लगभग 35, तो 35 क्या आ जाएगा इसका, 35 आ जाएगा इसका औसत। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 26 की। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को औसतन तापमान कितना होता है, 41 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो ध्यान से समझेंगे, क्या बताया गया है, सोमवार यानी मंडे, बुधवार यानी कि वेडनेसडे, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, औसत जो दे रखा है 41, 41 या कितने होते हैं, 123 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 123। बात इतनी समझ में आ गई। बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार का औसत, यानी कि वेडनेसडे प्लस फ्राइडे और प्लस थर्सडे का औसत कितना दे रखा, 42, इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 आ जाएगा और 12, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास कितना, 42 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, ठीक है बिल्कुल सही है। यदि गुरुवार को तापमान कितना है, 43 डिग्री है, तो गुरुवार यानी कि थर्सडे को 43 डिग्री तापमान है, तो आपको सोमवार का बताना। आप मुझे बताएंगे इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ क्या, सॉरी इन दोनों में से माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो मेरे पास बचेगा थर्सडे और माइनस मंडे बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें थर्सडे की वैल्यू दे रखी 43, 43, मंडे की वैल्यू निकाली, 3 बराबर आ जाएगा, तो एम कितना आ जाएगा, यानी कि मंडे का आ जाएगा 40 डिग्री। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए, 40 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, सी की सहायता से कार्य 5 दिन में हो सकता है, यदि सी अकेले उस कार्य को करे तो कितने दिन में होगा। देखो, ए कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तीनों मिला के अगर काम करे तो 5 दिन में काम हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम 30 ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो एक सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो सी कितने दिन में काम कर देगा, 30/6, 30/1 का मतलब हो जाएगा 30 दिन, अकेले 30 दिन में काम हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करता हूँ, ए भी एक कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनकी उसी कार्य के लिए उन्हें इतने रुपए मिलते हैं, तो बी का हिस्सा बता, आराम से बता सकते हो, आराम से बता सकते हो, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी का जो रेशियो आएगा उसी में ही इनका पैसा हम बांट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 29 नंबर। ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उन्हें 7 दिन तक एक साथ कार्य किया और बी छोड़ के चला गया, ए अकेले 60% कार्य कितने दिन में कर सकता है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको इतने करा दिए, इतने करा दिए, आप आसानी से बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन बता सकते हो। अलग अलग समय में चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने के लिए पाइप ए और पाइप बी 5 घंटे, पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम लेता है, और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी जो है 6 घंटे में भर सकती है। यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी, क्या आएगा आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है।
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का, और जो क्वेश्चन अच्छा होता है आपको उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन को करने की भी कोशिश करनी चाहिए। देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 30, और 30 नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। 30 नंबर क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ध्यान से समझिए कैसे। अच्छा मैं मान लेता हूँ एक मेरे पास पाइप ए है और एक मेरे पास पाइप, आता कि समझ, एक पाइप मेरे पास ए है, एक पाइप मेरे पास बी है। ये पाइप मान लीजिए एक्स दिन में भरता होगा, एक्स घंटे। पाइप बी क्या करता है, उससे 5 घंटे अधिक लेता है, यानी कि एक्स प्लस 5 घंटे लेता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ एक्स इंटू एक्स प्लस की 5। पूरी बात समझ में आई। ये आ जाएगा एक्स प्लस की 5, ये आ जाएगा आपके पास एक्स। इतनी बात आपको आसानी से समझ, आपको बताया गया है कि ये जब दोनों चालू होते हैं तो 6 घंटे में काम कर देते हैं। तो मैं दोनों से काम कराता हूँ, दोनों कितना हो जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस के 5। अब ये 6 घंटे में काम कर देते हैं, मैंने टोटल काम दोनों की एफिशिएंसी में करा दिया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। अच्छा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 10 निकल के आएगी, जो आप इसको कैलकुलेट करोगे। और अगर 10x की वैल्यू निकल के आएगी तो a कितने दिन में कर देता है, 10 दिन में कर देता है, आंसर आ जाएगा। 3 पाइप ए बी सी को एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टैंक को 70 30/7 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी भरने वाले पाइप है और सी खाली करने वाला पाइप। ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी अकेले इस कार्य को मतलब इस क्या बोलते हैं, इस टैंक को कितने घंटे में भर देगा ये बता। देखो ध्यान से समझिए, हमें बताया गया है कि एक पाइप ए है जो 15 घंटे में भर सकता है और एक पाइप सी है जो 12 घंटे में खाली कर सकता है। मैं ले लेता हूँ इनका एलसीएम, 60 इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 12×5 = 60 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12×5, तो माइनस के 5 आ जाएगी यूनिट। अब इसने बोला कि अगर तीनों एक साथ लगते हैं, यानी कि ए है प्लस बी है, ए और बी भरने वाले हैं और सी माइनस खाली करने वाला है, तो कितना समय लगता है, तो 60/30.30/60 घंटे लगते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कितने घंटे लगेंगे, 14 घंटे लगेंगे। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ से मैं इनकी यूनिट निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकता हूँ। ए का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास, बोलो ए का मान कितना दिया हुआ, 15 चौका होते हैं ना साहब, माफी चाहूंगा यार, 15 चौका 60 होते हैं, ये 4 आएगा। तो ए का मान 4 दिया हुआ है, बी का मान हमें निकालना है, सी का मान हमें दिया हुआ है -5, -5 आ जाएगा, बराबर है हमारे पास 14। यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकाल दूँ तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 15 यूनिट निकल के आ जाएगी, यानी जो बी की क्षमता है वो आ जाएगी 15। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। अब हमें बी के द्वारा काम कराना है, तो 60 काम 15 घंटे में कराना है, कितने घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, नहीं समझ पा रहे हो, बी की क्षमता 15 आ गई और टोटल काम उसने बी ने 4 घंटे में पूरा कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है टाइम एंड डिस्टेंस का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करो, आप इसको करोगे मजा आ जाएगा। बोलो कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 32। देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार ध्यान से, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेन अपने अपने स्थान से एक ही समय में शुरू होती है और क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करती है, चलती है। ठीक है दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर देती है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी बतानी कितनी है। बोलो कैसा क्वेश्चन है, आप बोलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, सीधा सीधा मतलब होता है कि जो इनकी रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ, 1 घंटे की, मैं अगर 1 घंटे की बात करूँ, 1 आवर की, 1 आवर की अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए अगर वे 1 घंटे में मिलते हो,
तो इनके बीच की जो स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 80 और प्लस इसका 95 इसकी क्या हो जाएगी? ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे तो 175 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी? इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब मैंने बोला अगर 1 घंटे में मिलते हैं तो इसके स्टेशन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे स्टेशन के बीच की दूरी 175 यूनिट हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से अगर मैं इनका माइनस करता हूँ, अगर इनको क्या करता हूँ, अगर मैं इनको क्या करता हूँ, एक दूसरे की ओर न चला के एक ही दिशा में चलाता हूँ, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 15 यूनिट आ जाएगी, 15 यूनिट। ठीक है। और अगर 15 यूनिट इनकी रिलेटिव स्पीड आ रही है, बात इतनी समझ में आ गई? अब इसने बोला है कि एक व्यक्ति कितना चलता है? एक व्यक्ति 180 किलोमीटर अधिक चल जाता है। तो आप मुझे बताओ इसकी मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 180 किलोमीटर बनाने के लिए? आप बोलोगे इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 12 से। अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 180 किलोमीटर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, 12 180 किलोमीटर आ गया तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? भाई 175 यूनिट मानी थी, उसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2100 आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात की नहीं? ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आप बोलोगे कि भैया क्या कर दिया ये? देखो ध्यान से सुनो। आप मैं मान लेता हूँ कि भाई 1 घंटे में दोनों मिलते हैं। अगर 1 घंटे में दोनों मिलते हैं तो रिलेटिव स्पीड से उनकी जो बीच की दूरी हो जाएगी वो 175 यूनिट हो जाएगी। बात मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर वे मिलते नहीं हैं और एक दूसरे की क्या चलते हैं, एक दूसरे की ओर न चल के एक ही दिशा में चले, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो 15 यूनिट आ जाएगी। यानी कि वो 1 घंटे में कितने डिस्टेंस चलेगा? भाई जो तेज चलने वाला होगा वो 1 घंटे में 15 यूनिट डिस्टेंस चलेगा। लेकिन उसको चलानी कितनी है? उसको चलानी है 180 किलोमीटर। तो आप इसको 180 किलोमीटर बनाएंगे तो 15 यूनिट से 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 180 आ जाएगा। तो अगर हमने इसमें 12 से मल्टीप्लाई करी तो हमें टोटल डिस्टेंस में भी तो 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा 2100 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यदि एक कार 3.5 किलोमीटर यदि एक कार 3.5 किलोमीटर यदि एक कार 3 दशमलव देखो ध्यान से समझो। यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 28 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये बताना। ये आपको बताना है तो आप मुझे बताएंगे वो तीन दशमलव वो तीन दशमलव ठीक है, वो 3.5 लीटर तेल में। अब मुझे एक बात बताएंगे, 1 लीटर तेल में कितना चल जाती होगी? 75 से डिवाइड कर देंगे 3.5 की। बोलो समझ में आई बात के लिए? और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 28 से। 28 से क्यों? 28 लीटर की वैल्यू निकालनी। देखो सोल्व करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। इसको मैं 7 से काट दूंगा 5 बार, इसको मैं 7 से काट दूंगा 4 बार। इसको 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, तो कितने मल्टीप्लाई आ जाएगी? 4 ही कम 4 और 15 चौका 60, यानी कि 604 किलोमीटर और चल जाएगी। ठीक है। 604 किलोमीटर ये और चल जाएगी, 604 किलोमीटर और। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। क्वेश्चन नंबर हमारे हमारे पास है 34। गीता बबीता से 5.2 गुना तेज दौड़ती है। गीता जो है बबीता से 5.3 गुना तेज दौड़ती है। समझ पा रहे हो बात को? गीता बबीता से 5.2 गुना 5/2 गुना तेज दौड़ती है। ठीक है। 5/2 गुना तेज दौड़ती है। एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, 40 मीटर की बढ़त देती है, तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। देखो ये गीता हो गई, ठीक है, और ये होगी आपके पास बबीता। मान लीजिए यहाँ पे बबीता। बात आ गई समझ में? अब मैं मान लेता हूँ ये जो दोनों मिलेंगे, ये जो मैं मान लेता हूँ ये दोनों जो मिलेंगे ये कहीं आगे जाके मिलेंगे, क्योंकि भाई इसने ये तो बढ़त दी है ना, ये 40 मीटर की बढ़त दी।
गीता ने बबीता को 40 मीटर की बढ़त दी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं एक बात आपको बताऊं, ये गीता बबीता से 5/2 गुना तेज चलती है। अगर मैं इसको बोलूं ये 5 मीटर पर सेकंड से चलती है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से चलती होगी। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा, ये आप मुझे बता दीजिए। मैं मान लेता हूँ दोस्तों, मैंने इनको रोक दिया, मैंने बबीता को रोक दिया, तो बबीता को अगर रोकेंगे, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट आ जाएगी। अच्छा, जब हम छोटे थे ना, मतलब जब मैं एनडीए की तैयारी करता था, तो हमारे एक टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे फिजिक्स। और वो मतलब जब रिलेटिव स्पीड का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, अभी करेंगे क्वेश्चन। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वो हमसे बोलते थे कि जो रिलेटिव स्पीड आपको निकालनी है, अगर आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है, अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? जैसे ये दो स्पीड है, एक स्पीड ये है, एक स्पीड ये है, तो वो बोलते थे कि एक को रोक दो। भाई एक को रोकोगे तो उस पर रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा, है ना, यानी कि उसमें मंदन लगाना पड़ेगा। आप समझते होंगे फिजिक्स में एक्सेलरेशन होता है और रिटार्डेशन होता है। तो हमें क्या करना है? एक पर रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस दिशा में रिटार्डेशन लगाता हूँ, तो ये अगर 2 यूनिट का रिटार्डेशन लगाता हूँ, तो मुझे एक को रोकना है। अगर 2 यूनिट का रिटार्डेशन लगाऊंगा तो ये तो रुक जाएगी, लेकिन इसमें भी 2 यूनिट कम हो जाएगी। तो हमारे टीचर ऐसे बताते थे, फिजिक्स वाले टीचर थे, बहुत अच्छे थे। अब वो वेदांतु पे पढ़ाते हैं इस टाइम। ठीक है। तो समझेंगे क्वेश्चन को, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और इनके बीच की जो दूरी ये तय करेंगे वो कितने मीटर करेंगे? 30 मीटर। यानी जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा, जो इनका समय होगा, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 40/3 सेकेंड। समझ में आई बात को? नहीं? आपको ये बात समझ में आ गई? अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है डिस्टेंस बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट से। अच्छा, डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से बतानी है, ये इनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे अगर ये इनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी मान लीजिए इतने समय के बाद चलती मिलती होगी, तो आप मुझे बताइए गीता इतने समय तक ही दौड़ती होगी। भाई गीता इतने समय तक ही तो दौड़ती होगी। अगर गीता इतने समय तक दौड़ती होगी, तो आपको क्या करना है? आपको इस समय से गीता की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 200/3। और 200/3 का मतलब होता है 66 से ही 67। समझ में आ गई बात की नहीं आई? ए ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। यदि a+b+c=9 हो, a+b+b+c, सॉरी ab+b bc+ca बराबर, इसका मान ज्ञात करना हमें, बराबर 18। तो ओके ओके ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने एक सेकंड का, बस मुझे समझ एक सेकंड का ना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो जाता है, इसमें हिंदी में टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अच्छा, ये हमें बताया गया है दोस्तों कि ab+b+c बराबर 18 है। मतलब इसका मान है 18, इसका मान है 18। ठीक है। अब आपको बताना है a³ + b³ + c³ की मान। मैंने आपको इसके फॉर्मूले आपको लिखाए थे। बोलो मैंने लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? आप बोलो मैंने लिखाए थे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसके फॉर्मूले लिखाए थे। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको 4 के 4 फॉर्मूले दिखा रखे हैं। तो हम बात करते हैं आज के इसके क्वेश्चन की, और इसका जो फॉर्मूला इसमें लगने वाला है वो कौन सा लगने वाला है, ध्यान से समझेंगे। देखो, हमें बोला है कि a+b+c बराबर दिया हुआ है कितना? बराबर दिया हुआ है 9। मैं क्या काम करता हूँ, मैं दोनों का क्या कर देता हूँ? स्क्वायर कर देता हूँ। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बताओ? ये आएगा आपके पास a² + b² + c²। ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा? 2 × ab+bc+ca। और बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 81 हो जाएगा। बात आ गई समझ में? अब इसका मान कितना है? 18। 18 दूनी 36, 36 में से यहाँ 81 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। यानी मेरे पास a² + b² + c² की वैल्यू मुझे निकालनी थी, जो मेरे पास आ गई 45। अब मैं क्या करूंगा? इसमें एक फॉर्मूला लगा दूंगा, बस आसानी से। फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे फॉर्मूला होता है भैया a³ + b³ + c³ और -3 abc बराबर क्या होता है? बराबर होता है आपके पास a+b+c, ठीक है, इंटू ये होता है आपके पास a² + b² + c² और माइनस क्या हो जाता है दोस्तों? ab और bc और प्लस सी ए। ये फॉर्मूला आपके पास होता है। ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए। इसका मान कितना है? 9। इसका मान कितना है? 45 है। और माइनस इसका मान कितना है? 18। तो 18 में से 45 जाएंगे, कितना आएगा?
आप बोलोगे भैया आपके पास 27 आएगा, 27 नंबर कितने होते हैं? 27 नंबर होते हैं 243। यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 243। डी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 37। ए माइनस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45। ए बी की वैल्यू बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab और बराबर कितना हो जाएगा 5 पंजे 25। इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान निकालना है, इसका दे रखा है 45। तो 45 माइनस के 25 बराबर कितना हो जाएगा 2ab। यहाँ पे बीच बचेगा तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10। ए बी बराबर हो जाएगा 10। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास है बहुत तगड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 37 और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको समझाऊंगा, इसको देखो ध्यान से समझेंगे। ये 3D 2D का क्वेश्चन है हमारा, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट 2D के बताए हुए हैं। और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आप आसानी से मुझे बता सकते हो। देखो ध्यान से समझो। हमें बताया गया है जैसा कि दी हुई आकृति में दिया गया है, बड़े अर्धवृत्त के अंदर 3 अर्धवृत्त बराबर बराबर त्रिज्या के खींचे गए जाते हैं ताकि उन सभी के व्यास बड़ी अर्ध व्यास के इनके व्यास का योग जो होगा बड़े अर्धवृत्त के व्यास पर बैठ जाए। लाल और नीले क्षेत्रफल की बीच का अंतर बताना कितना होगा। ओके, लाल और नीले क्षेत्रफल के बीच का अंतर देखो, ये वाली वैल्यू लाल है और ये नीला है, ठीक है। आपको इनका अनुपात बताना कितना होगा। बात आ रही समझ में कि नहीं? आपको इनका क्या बताना, अनुपात। अच्छा मैं मान लेता हूँ दोस्तों, मैं मान लेता हूँ ये अर्धवृत्त है 3 और 3 सेम त्रिज्या के हैं। मैं मान लेता हूँ इसकी त्रिज्या 1 है, इसकी त्रिज्या भी मेरी 1 है और इसकी त्रिज्या भी मेरी 1 है। ये मैं मान लेता हूँ, आता है कि समझ में? ठीक है। अगर मैं इन एरिया का सर्कल निकालना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास। अगर मैं बड़े एरिया की बात करता हूँ तो बड़े एरिया की जो व्यास हो जाएगा वो इनका व्यास, ये मैंने माना इनका व्यास, ठीक है। अगर मैं इसका व्यास मानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और इनकी त्रिज्या मैंने मान ली है, ठीक है। अच्छा मैं इसकी अगर बात करता हूँ, इसका जो एरिया हो जाएगा, जो हमारे पास बड़ा वाला सेमी सर्कल है वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा है, आधा सेमी सर्कल है ना। 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बात आ गई समझ में? अब मैंने इसकी त्रिज्या मानी 3। अब जब मैंने इसकी त्रिज्या 3 मान ली दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 9। यानी मेरे पास जो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 9/2 पाई। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अगर मैं छोटे सर्कल की बात करता हूँ, एरिया ऑफ छोटा जो सर्कल है हमारे पास, उनकी त्रिज्या मैंने मान ली अलग अलग 3, ठीक है। ये त्रिज्या मानी, ये व्यास नहीं। कभी आप सोचो कि व्यास है, ये त्रिज्या है दोस्तों। कभी आपको लग रहा है कि भैया ये व्यास आपने कहाँ से लिख दिया और आप त्रिज्या लिख रहे हो 3। देखो ये ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। ये मैंने एक मानी, ये मैंने एक मानी और ये मैंने एक मानी, तो तीनों त्रिज्या को ऐड करेंगे तो बड़े वाले की त्रिज्या निकल जाएगी। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। तो ऐसे ही अगर मैं छोटे वाले की बात करता हूँ, जो हमारे पास स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सर्कल की अगर मैं बात करता हूँ तो स्मॉल सर्कल क्या हो जाएगा, ये 3 सर्कल है और इनका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 1/2, क्योंकि अर्ध सर्कल यानी कि सेमी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 1/2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है पाई, और आर की वैल्यू कितनी 1, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3/2 पाई, ठीक है। अब इसका मुझे क्षेत्रफल का रेशियो बताना कितना होगा। भाई आसान तरीका है अब तो निकालने का। रेशियो बताना तो रेड वाले कौन से हैं, छोटे वाले हैं रेड, तो रेड वाले का ऊपर रख देंगे और नीचे ब्लू वाले का नीचे रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3/2 पाई, और बटे कितना हो जाएगा ब्लू वाले का 9/2 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार, तो रेशियो कितना आ जाएगा, बोलो रेशियो कितना आ जाएगा। अच्छा अच्छा माफी चाहूंगा, एक एक हमने गलती कर दी यहाँ पे। कैसे, ये हमारे पास क्योंकि हमें इसका वो बताना है ना, ताकि हमें बताना है रेड वाले और क्या बोलते हैं, रेड वाले और ब्लू वाले का एरिया, तो मुझे एरिया भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। ये टोटल में से इसका एरिया भी तो माइनस करना पड़ेगा। इसका माइनस करूंगा तो 9/2 पाई माइनस के
3/2 पाई आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 3 पाई आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसका रेशियो आपको बताना है। भाई इसका पार्ट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये रेड वाला पार्ट है। देखो मैं इसको एक बार क्या कर देता हूँ, इसको एक बार भर देता हूँ ऐसे करके। ये रेड हो गया, ये रेड वाला पार्ट हो गया, ये वाला रेड वाला पार्ट हो गया। अच्छा, हमने क्या निकाला? ये मुझे बताओ, ये ब्लू का पूरे का क्षेत्रफल है ना, ये पूरा जो ब्लू है, ये पूरा जो ब्लू है इसका पूरा क्षेत्रफल है। हमें इसमें से रेड वाले का माइनस भी तो करना, तभी तो हम इस ब्लू ब्लू को निकाल पाएंगे, ये जो ब्लू ब्लू है हमारे पास। तो इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, देखो रेड वाले को ऊपर रखेंगे और अपॉन ब्लू, तो कितना होगा बोलो? रेड वाले का कितना है? रेड का है 3/2 पाई और ब्लू का है 3 पाई से पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे ये आ जाएगा आपके पास 1:2, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, 1:2 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्वेश्चन की? है आज आपको लग रहा होगा मॉक टेस्ट भैया बहुत लंबा हो गया। एक समस्या तो थोड़ी तबीयत की है दोस्तों, गला मैं बोल ही पा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि यूजुअली मैं काफ़ी तेज बोलता हूँ, लेकिन आज बहुत आराम से मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर मैं थोड़ी सी भी तेज बोल देता हूँ तो गले में क्या हो रहा है, खराश हो जाए, और खराश होने की वजह से खांसी उठ जा रही है, तो जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अभी थोड़ा सा समय तो हमें इसमें तबीयत ने ले लिया, तो आज थोड़ी सी चाहे आप 1.5x पे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 38 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम एक बार ध्यान से समझते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको एक बार हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आपको बोला गया है एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? 128 है। यदि इस त्रिज्या खंड की चाप क्या है? 64 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना कितना होगा? भाई जो सेक एरिया ऑफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? आपको बताया था मैंने कि एल, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, चाप दी हुई है, तो R/2 होता है। तो आप क्या करेंगे, एल आपके पास दिया हुआ है और एरिया आपके पास क्या दिया हुआ है, 128 बराबर एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें तो त्रिज्या बतानी है ना। एल की वैल्यू 64 दी हुई, अपॉन 2 इंटू आर। 64 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी 4। बोलो समझ पा रहे कि मुझे सोच पाए आपको? अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 39। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या बता नहीं सकते? आसानी से बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? एक वृत्त का क्षेत्रफल दो 1300 कितना, 1386। आपको उस वृत्त का क्या बताना है? वृत्त की त्रिज्या बतानी है, बस आसान है। फॉर्मूला लगा देंगे πr², वहां से निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार आप समझना और इसको करने की कोशिश करना। ध्यान से एक बार समझना, करने की भी कोशिश करना। देखो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, एक बार ध्यान से समझो। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, एक बार इसको ध्यान से सुनो। देखो आपको बताया गया है आंतरिक व्यास, जो आंतरिक व्यास है वो 18 सेंटीमीटर के अर्धगोले कटोरे में पानी होता है। एक अर्धगोला है जिसका आंतरिक व्यास 18 है, ये एक अर्धगोला है मान लीजिए। अब इसका जो आंतरिक व्यास है वो कितना हो जाएगा, वो दे रखा है आपके पास 18। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप मुझे बता सकते हो? त्रिज्या 9 हो जाएगी। अब इसमें पानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है तो मतलब क्या है, पानी रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम है। बोलो बात आ गई समझ में? अब ये जो पानी है, इस पानी को 6 सेंटीमीटर व्यास और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के एक कार में बोतल में भर दिया जाता है। कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतल कितनी लगेगी, ये बता। सीधा सीधा बात क्या दे रखी है, देखो आप मुझे बताएंगे वॉल्यूम और वॉल कितना हो जाएगा। वॉल कितना है, ये आधी गोला है हमारे पास, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब का मतलब हो जाएगा 9 की पावर 3 कर दूं मैं इसको। अब ये जो बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाएगा? भाई ये वाला वॉल्यूम हमारे पास है, और ये वॉल्यूम हम एक बेलनाकार वस्तु में, बेलनाकार क्या एक बॉक्स में क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ उसके पास एक्स बोतल है, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे पाई इंटू R² इंटू एच हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? पाई इंटू पाई R² एच हो जाएगा ना। हाँ,
पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे जब इनकी वैल्यू रखोगे कैसे रखोगे, देखो ध्यान से समझो। ये 6 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट कितनी दी हुई है 3। आप इसको सोल्व कर लो आसानी से। पाई से आपके पास पाई कट जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 से कट जाएगी एक अच्छा ऐसे नहीं, इसको इसको इस तरीके से 2 गुणा 9 और बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 कट जाएगा, ठीक है, और 3 3 9 कट जाएगा, ठीक है, तो 9 दूनी 18 आ जाएगी। कितनी बोतल की जरूरत पड़ेगी, 18 बोतल की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्लास आपको कैसे समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। हालांकि आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिला होगा, मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। उसी वजह से कल मैंने आपको क्लास थोड़ी सी कम क्वेश्चंस कराए थे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी और आपने इस क्वेश्चन इस थोड़ी सी अ, इस क्लास को कोऑपरेट भी किया होगा आपने। अगर आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो आपने थोड़ा सा मुझे इग्नोर किया होगा। और अगले क्लास में मिलते हैं हम मॉक टेस्ट नंबर आपके 31 में। कल जो क्लास होगी हो सकता है कल मैं क्लास ना ले पाऊँ, थोड़ा सा अर्जेंट है, कहीं जाना है। मैं हालांकि आपको क्या कर दूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कल की क्लास के बारे में। और कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताना, और 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं आपको ये भी कमेंट करके बताना, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है आपको ये भी बताना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।